तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएस सेकेंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हम आपको बताने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल इसलिए होने वाली है कि हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न तो बताएंगे, साथ साथ उसका उत्तर भी आपको हम बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप चाहे जैसे भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। तो चलिए प्रूफ के तौर पर देख लीजिए। वर्ष आपका प्रथम है यानी कि बीए फर्स्ट ईयर है, सेमेस्टर आपका सेकेंड है यानी कि द्वितीय सेमेस्टर, सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र और प्रश्न पत्र का नाम है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि राजनीति किसे कहते हैं या फिर राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि राजनीति की परिभाषा दीजिए या फिर राजनीति किसे कहते हैं, या फिर प्रश्न आ सकता है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा बताइए या फिर राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको राजनीति क्या होता है उसके बारे में बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद राजनीति विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति क्या है इसके बारे में जान लीजिए। राजनीति जो मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीति शब्द यहाँ पर हम लेकर चल रहे, ध्यान सुनेंगे। ठीक है, राजनीति आपके नस नस में ना भर गया तो बताइएगा। ठीक है, राजनीति तो राजनीति तो ये राजनीति शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राज, ठीक है, और उसके बाद प्लस नीति। ठीक है, क्या है नीति, तो इन दोनों शब्दों से मिलाकर बराबर हो गया ये राजनीति आपका। ठीक है, तो राज का मतलब होता है शासन करना। सिंपल सी बात हो गई, राज का मतलब कि शासन करना। ठीक है, अपना पूरा कंट्रोल, मतलब कि दूसरों का कंट्रोल अपने हाथ में रखना, शासन करना। ठीक है, लोगों पर राज करना। ऐसा कहते नहीं कि आप राज कर रहे हैं, प्रधान हमारे यहाँ का शासन करता है, प्रधानमंत्री शासन करते हैं मुख्यमंत्री, उसी तरह राज शब्द का मतलब होगा शासन करना। और नीति शब्द का मतलब ये हो गया, नीति शब्द का मतलब ये हो गया कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करना। ठीक है, ही नीति होता है। ध्यान से सुनेंगे, नीति का मतलब होता है कि उचित समय पर और उचित स्थान पर सही, या फिर कह सकते हैं कि उचित कार्य करना। उचित कार्य करना ही नीति है। ठीक है, तो ये हो गई राज की परिभाषा और नीति की। तो राजनीति जो होता है ये आम जनता यानी कि हम सभी के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने या फिर बढ़ाने को राजनीति कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। राजनीति मतलब दो शब्दों से जो मिलकर बना है, राजनीति, राज प्लस नीति। तो राज की भी परिभाषा बता दी और नीति की भी परिभाषा बता दी। ठीक है, अब दोनों शब्द को एक में कर देते हैं, राजनीति। तो राजनीति को मैंने अभी आपको बताया कि राजनीति जो होता है इसका मतलब ये होता है, या फिर कह सकते हैं राजनीति की परिभाषा ये होती है कि जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना ही राजनीति होता है। क्लियर, फिर से सुन लीजिए, आम जनता यानी कि हम सभी। ठीक है, तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना ही राजनीति होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है राजनीति विज्ञान की। ठीक है, अब जानते हैं, देखिए अभी राजनीति के बारे में जाने, अब राजनीति विज्ञान को एक में मिला के इसकी परिभाषा जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुनेंगे, राजनीति विज्ञान जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं वह विज्ञान है जो मानव के, ध्यान से सुनेंगे, मानव मतलब हम आप। ठीक है, मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी, इंसान जो है वो एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित, यानी उससे संबंधित कौन है, राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, सरकार मतलब कि जो हमारे देश का पर शासन कर रही है, हमारे स्टेट पर शासन कर रही है, नियम कानून बना रही है, वो चीज़। ठीक है, तो राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, और राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक बहुत बड़ा, या फिर कह सकते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र है या फिर विषय है। तो ये हो गई राजनीति विज्ञान की परिभाषा। 2-3 बार जिस भी प्रश्न का उत्तर आप पढ़ लेंगे आपके दिमाग में नस नस में भर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलते, इस क्वेश्चन पे हमने ज़्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि राजनीति की परिभाषा या फिर राजनीति विज्ञान के बारे में कम से कम आपकी परीक्षा में एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, हो सकता कि 2 आए। ठीक है, एक तो गारंटी के साथ आएगा ही आएगा, और ज़्यादातर 2 आते हैं। एक तो हम बाय डिफ़ॉल्ट लेकर चल रहे हैं कि एक तो गारंटी के साथ आएगा, वरना 2 भी पूछे जाते हैं। ठीक है,
राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी, राजनीति विज्ञान की विशेषताएं बताइए, राजनीति के ठीक है तत्व बताइए। ठीक, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने एक एक छांट के आप सभी के लिए तैयार किए क्योंकि ये सब प्रश्न पिछले वर्षों में रिपीटेड है। जैसे ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए कि एकात्मक शासन क्या है, एकात्मक शासन क्या है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है आपकी परीक्षाओं में, पिछले वर्षों में आया है। तो एकात्मक शासन में लिखेंगे एकात्मक प्रणाली राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली है। एकात्मक प्रणाली जो है वो राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली है जिसमें संघीय राज्य के विपरीत अधिकांश या सभी शासकीय शक्ति में केंद्रीकृत सरकार में रहती है। इस प्रणाली के अंदर या अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है यानी कि लेवल, या उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीनस्थ यानी कि उसके अंडर होती हैं। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश पारित कर सकती है। तो ये है एकात्मक शासन के बारे में परिचय। और एकात्मक शासन की ही एक और भी परिभाषा मैंने इसमें ऐड कर रखी है, तैयार की है, ताकि अगर आप वो परिभाषा ना समझ में आए तो ये परिभाषा आप पढ़ सकते हैं, एकदम इजी है। एकात्मक शासन, एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण मतलब कि पूरी जो शक्ति होती है, पावर, एक ही सरकार में निहित होती है। वह सरकार केंद्र सरकार कहलाती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में स्थानीय स्तर पर शासन का संगठन तो किया जाता है, परंतु इनकी स्थित प्रांत की होती है। इन प्रांतों की शक्ति केंद्रीय सरकार से मिलती है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के तत्व बताइए। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये हवाई के क्वेश्चन नहीं है, एक एक क्वेश्चन छांट के मैंने तैयार किए हैं, फिर उसका उत्तर भी मैंने प्रिपेयर किया है, मतलब क्वेश्चन भी रखे हैं, उसका उत्तर भी तैयार किया। तो इसलिए हवाई में मत लीजिएगा, रियलिटी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ और ये प्रश्न के उत्तर आपको जरूर ध्यान देना है। राज्य के तत्व बताइए, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि डॉक्टर गवर्नर एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं, और इन्होंने कहा है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है मनुष्यों का समुदाय, दूसरा है एक प्रदेश जिसमें वे अस्थायी रूप से निवास करते हैं, तीसरा है आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, और अगला है जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख तत्व हैं। अगर प्रश्न आए कि राज्य के तत्व बताइए तो आप उत्तर लिखेंगे कि डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, वे निम्नवत हैं। तो इसी प्रकार चारों लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और क्वेश्चन कई बार रिपीटेड एग्जाम में। ठीक है, अब यहीं पर प्रश्न आता है कि भैया राज्य के तत्व तो जान लिया, राज्य के कार्य बताइए भैया। तो राज्य के कार्य के बारे में हम जानेंगे। राज्य के बहुत सारे कार्य हैं, एकदम सिंपल भाषा में आप लिखेंगे, जैसे प्रश्न आ जाए आपकी परीक्षा में तो उत्तर लिख दीजिएगा कि राज्य के कार्य निम्नवत हैं। ठीक है, तो वहीं पर पहले पे लिख देंगे इसी तरह कि पहला जो है वो है बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, यानी कि पहला कार्य ये है कि अगर हमारे राज्य पे कोई अटैक कर रहा है, वो कोई भी इंसान हो सकता है। ठीक है, आजकल आप लोग जानते हैं कि बहुत आतंकवादी हैं, हैकर लोग हैं, इसी तरह मतलब कि कोई भी इंसान अगर हमारे राज्य पर अटैक कर रहा है तो उसकी जो रक्षा है वो राज्य करता है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है राज्य का। तो बाह्य यानी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। दूसरा है कि आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना, मतलब कि देश के अंदर शांति तो बनी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर पूछा जा रहा है राज्य के कार्य। तो राज्य जो होता है, राज्य में शांति का माहौल रहे। ठीक है, राज्य में कोई ऐसी बात ना हो जिससे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। ठीक है, या फिर राज्य में आए दिन जो बहुत आपने देखा आंदोलन होते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को शांति बनाए रखना, ठीक है, आंतरिक रूप से। ठीक है, और कोई गुंडागर्दी ना हो। ठीक है, किसी को ज़बरदस्ती किसी के कोई चीज़ उसका हड़पना हो गया, या फिर किसी चीज़ को उसको उस चीज़ में मतलब कि मिला लेना। बहुत लोग होते नहीं कि
ज़बरदस्ती करके वो दूसरी कोई भी कंडीशन देकर या फिर जबरन दूसरी जात में, दूसरे धर्म में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं कि दूसरे में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, दूसरी जाति में, धर्म में आ जाइए। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित करना, यानी कि शांति बनाए रखना, ठीक है, ओके। और कोई बहुत बड़ी घटना ना हो। न्याय व्यवस्था, यानी कि न्याय व्यवस्था की गई है, ये बहुत बड़ा कार्य है राज्य का कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर आपने गलत किया है तो आपको ज़रूर पनिशमेंट दी जाएगी, अगर आप सही हैं तो आपको सही ठहराया जाएगा, ठीक है, आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। सार्वजनिक शिक्षा, मतलब कि सभी के लिए, चाहे वो जिस भी जाति, चाहे जिस भी धर्म का हो, ठीक है, चाहे जैसा भी हो, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, वो भी फ्री में। प्राइमरी आपने देखा होगा स्कूल हर एक गांव में है, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपने देखा होगा कि ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। उत्पादन में वृद्धि, कोई भी चीज़ अगर आप उत्पाद कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि चाहे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, या फिर फल की कोई खेती हो गई, सब्जी की खेती हो गई, उसमें वृद्धि करना, बेसहारों का सहारा देना, मनोरंजन का प्रबंध। तो ये प्रमुख कार्य हैं राज्य के, जिनको ध्यान रखना। काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बहुदलीय प्रणालियों या फिर बहुदलीय प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन हो सकता है कि बहुदलीय प्रणाली के बारे में बताइए, बहुदलीय व्यवस्था के बारे में बताइए, ठीक है, यानी कि बहुदल मतलब कि बहुत सारी पार्टियां। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था, या फिर बहुदलीय आप कह सकते हैं कि बहुदलीय प्रणाली या फिर व्यवस्था एक राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं। जैसे कि जब भी इलेक्शन होता है तो आपने देखा होगा, जब पीएम का इलेक्शन होता है तो उसमें कांग्रेस भी एक पार्टी है, ठीक है, और मतलब कि बीजेपी भी एक पार्टी है। इसी तरह अन्य भी बहुत सारी पार्टियां हैं। जब भी चुनाव होता है तो ये सब पार्टियां, ठीक है, चुनाव में भाग लेती हैं, और जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है वो सत्ता में आ जाती है, ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था का मतलब हो गया कि हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि अगर आपको लगता है कि हमने लोगों के लिए कुछ किया है, ठीक है, तो आप बिल्कुल पार्टी के लिए कुछ नियम कानून होते हैं उनको फॉलो करके आप एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। संसदीय सरकार की मुख्य विशेषताएं। तो संसदीय सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखेंगे उत्तर में कि भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं: नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, बहुमत दल का शासन, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और निचले सदन का विघटन। ये हैं संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता जिनको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कि बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुलवाद, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्वेश्चन भी है। तो लिखेंगे कि बहुलवाद एक प्रतिक्रिया स्वरूप सिद्धांत है। क्या है? एक प्रतिक्रिया स्वरूप सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। वे समूह मानव की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं पूरी करने का दावा करते हैं। प्रारंभ में यह अवधारणा मानव की महत्ता को स्थापित करते हुए दिखती है, परंतु कालांतर में यह अराजकता को जन्म देती है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे बहुलवाद के बारे में। हालांकि 2-3 बार हर एक प्रश्न का उत्तर पढ़ लेंगे तो आपके नस में बढ़ जाएगा। एक ही बार किसी प्रश्न का उत्तर पढ़ने से, समझने से आपके समझ में नहीं आएगा। ये कह सकते हैं कि भगवान की देन है, क्योंकि हर एक चीज़ अगर एक ही बार पढ़ने से, एक ही बार समझने से आ जाए तो हर कोई आज IAS PCS बड़े बड़े अधिकारी रैंक पे होते, ठीक है। तो रिवीजन जो है वो बहुत बड़ा आपके सक्सेस का कार्य करता है, ठीक है। संप्रभुता की परिभाषा दीजिए। संप्रभुता फिर बड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, कई बार रिपीटेड भी है। संप्रभुता के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है, देखो क्वेश्चन, ठीक है।
एक की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे संप्रभुता से तात्पर्य यानी कि मतलब राज्य की उस स्थिति से है, सॉरी उस शक्ति से है। संप्रभुता से तात्पर्य राज्य की उस पावर से यानी शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यानी सभी देश की या फिर सभी राज्य की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं। उसी सीमाओं के अंतर्गत वो स्वतंत्र हैं, वो नियमानुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया, सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ है राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार लिखेंगे इसकी परिभाषा। इसी तरह और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम आपको आने वाले दिनों में कवर करा देंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं ये इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम के लिए, तो ज़रूर आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी। बाकी और भी क्वेश्चन आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।